हेलो दोस्तों, टिम्बकटून चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उस्मान और आज हम बात करेंगे टिम्बकटून चैनल पर इंडियन कॉमिक सिविलाइजेशन के 5वें एपिसोड को लेकर। पिछले कुछ हफ्ते से ये एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ तकनीकी कारण थे जिसकी वजह से ये एपिसोड टाइम पर डिलीवर नहीं हो सका, जिसके लिए मुझे इसका बहुत अफसोस है। खैर, इन सब बातों को न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने 5वें एपिसोड की तरफ। और आज का हमारा ये एपिसोड आधारित है कि भारत में पहली कॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से बनी, किसने लिखी और किस कंपनी ने उसको प्रकाशित किया था। तो बात को ज़्यादा यहाँ वहाँ न ले जाते हुए हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। बात ये 1960 के आसपास की है, जब भारत में कॉमिक्स आना शुरू हो गई थी। ये 1960 का दौर था जब भारत में कॉमिक्स आ गई थी, लेकिन अभी भारत में कॉमिक्स प्रकाशित होना शुरू नहीं हुई थी। अधिकतर जो लोग विदेशों को जाया करते थे वो अपने साथ कॉमिक्स को लाया करते थे, और इस तरह से भारत में कॉमिक्स का आगमन हो गया था। और इन कॉमिक्स में प्रमुख रूप से मिकी माउस की ही कॉमिक्स थी, और दूसरी टार्जन के नॉवेल थे। अभी कॉमिक्स फॉर्मेट में शायद ही किसी के पास रहे होंगे, और मिकी माउस की कॉमिक्स थी, ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है, जो भारत में आया करती थी। तो लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से किसी कॉमिक्स की शुरुआत नहीं हुई थी, और ये कॉमिक्स अब तक सिर्फ एक कुलीन वर्ग तक ही सीमित थी। कॉमिक्स को पढ़ना और कॉमिक्स ख़रीदना, या ख़रीदना क्या, भारत में उपलब्ध ही नहीं थी 1960 तक। तो कॉमिक्स पढ़ना एक कुलीन वर्ग का ही तक सीमित था। एक आम पाठकों तक कॉमिक्स अभी तक नहीं पहुंची थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलस्ट्रेटेड वीकली, आनंद बाज़ार पत्रिका और चंदा मामा और इस तरह की कुछ और भी पत्रिकाएं रही हैं, वो कॉमिक स्ट्रिप को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन ये बताता चलूँ मैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रिप थी, और इसमें प्रमुख रूप से फैंटम था, अंकल रैम्स थे, और मिकी माउस की स्ट्रिप्स हुआ करती थी, और टार्जन की भी स्ट्रिप थी। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमिक स्ट्रिप थी जो अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी 1960 के दौरान। और उसी दौरान एक बेहद रोचक घटना घटी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस में एक प्रिंटिंग की कुछ नई मशीनें इंस्टॉल की गई थी। ये उस दौरान उस ज़माने की आधुनिक मशीनें थी कि बेंटन कोलमैन कंपनी के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मुंबई का दफ्तर था वहाँ पर इंस्टॉल की गई थी। अब समस्या ये थी कि ये मशीनें रात को तो अखबार की छपाई किया करती थीं, लेकिन दिन में आराम फरमाती थीं। तो अब इन मशीनों का दिन में क्या उपयोग किया जाए, इस पर एक चर्चा हुई। एक तरह से विचार विमर्श किया गया कि आखिर इन मशीनों का दिन में क्या उपयोग किया जा सकता है। उस समय के एक जो थे कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, प्रकाश नेरुलकर जी ने मुझसे ये सारी घटना साझा की थी कि किस तरह से एक मीटिंग हुई, और फिर मीटिंग में ये बात तय की गई कि आखिरकार टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आधुनिक छपाई की मशीनें हैं उनका दिन में किस तरह से उपयोग किया जाए। तो ये बात मीटिंग में निकल कर आई। अब ये मीटिंग में ये आइडिया किसने दिया मैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसने भी दिया बेहद धांसू आइडिया दिया था कि क्यों ना हम कॉमिक्स प्रकाशित करें। और भारत में अभी तक कॉमिक्स आती ही नहीं थी, तो ये एक बेहद रोचक और ज़बरदस्त आइडिया था, जैसे कि भारत में कॉमिक्स प्रकाशित होना शुरू हुई। तो इस तरह से भारत में कॉमिक्स के प्रकाशित होने के बारे में सोचा गया, और फिर आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया, और इस तरह से भारत में कॉमिक्स की शुरुआत की गई। एक पूरा पैनल बनाया गया जिसमें आनंद जैन जी ने, जो कि इंद्रजाल कॉमिक्स के एडिटर थे उस दौरान 1964 के दौरान, और फिर शुरुआत की गई फैंटम कॉमिक्स से। तो फैंटम कॉमिक्स जो कि एक अमेरिकन कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर है, जिसको ली फॉक ने क्रिएट किया था री मोरे के साथ मिलकर। तो ये जो फैंटम था, इसका लाइसेंस लेकर भारत में कॉमिक्स के रूप में इसको लॉन्च किया गया। मार्च 1964 में फैंटम की पहली कॉमिक्स इंद्रजाल कॉमिक्स के नाम से प्रकाशित हुई, जो कि थी द फैंटम बेल्ट। बाद में जब इसका हिंदी वर्ज़न आया तो उसका नाम था बेताल की मेखला।
गोविंद ब्रह्मण्या, जो कि उस समय इंद्रजाल कॉमिक्स के लिए कवर डिज़ाइन किया करते थे, बाद में उन्होंने इंद्रजाल के लिए कॉमिक्स भी डिज़ाइन करी। और उन्होंने, जब मैंने उनसे मुलाकात करी, तब उन्होंने काफ़ी सारी इस बारे में जानकारी साझा करी। और इंद्रजाल कॉमिक्स की जो पहली कॉमिक्स थी, द फैंटम बेल्ट, बेताल की मेखला, इसका कवर डिज़ाइन भी गोविंद ब्रह्मण्या जी ने ही किया था। और मार्च 1964 को ये पहली कॉमिक्स इंद्रजाल के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। वैसे तो फैंटम एक विदेशी कॉमिक्स कैरेक्टर है और लीफॉक ने इसकी रचना 1936 के आसपास की थी। और ये शुरुआती दिनों में एक संडे कॉमिक स्ट्रिप के रूप में प्रकाशित हुआ करती थी, जिसको चित्रित किया था रे मोरे ने। और बाद में इसको एक कॉमिक फॉर्मेट में भी लाया गया। फ़िलहाल हम इंद्रजाल के फैंटम की तरफ बात करेंगे। तो इंद्रजाल की जो पहली कॉमिक्स थी, द फैंटम बेल्ट, बेशक इसको रे मोरे और लीफॉक ने इसके कैरेक्टर को ईजाद किए थे, कि बनाए थे। और इंडिया में इसका कवर पेज डिज़ाइन किया था गोविंद ब्रह्मण्या ने, जिनका नाम पी गोविंद के नाम से आप देखते हैं। और ये थी वो फैंटम की पहली कॉमिक्स, द फैंटम बेल्ट। मैंने इसको जो है एक फ्रेम में रखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल से दिखा पाना मुश्किल है। और लेकिन अभी इस पे पी गोविंद नाम से फ़िलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और आगे भी जो कवर थे उस पर भी पी गोविंद का ही नाम है। बाद में काफ़ी सारे कवर पेज शिहाब जी ने भी डिज़ाइन किए, और वो हम आगे शिहाब जी की जब कभी को बात करेंगे तब हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो और इसकी जो कैलीग्राफी थी वो प्रकाश नेरुलकर जी ने की थी। प्रकाश नेरुलकर जी से जब मेरी मुंबई में मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि वो किस तरह से कैलीग्राफी किया करते थे। और ये वो दौर था कि जब कॉमिक्स में सिर्फ आर्टिस्ट और पब्लिशर का ही या फिर स्क्रिप्ट राइटर का ही नाम जाया करता था। तो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनका नाम अमूमन नहीं हुआ करता था। तो प्रकाश नेरुलकर का ऐसा कैलीग्राफी में कहीं पर नाम तो आपको नहीं मिलेगा, और ना ही कहीं पर कैलीग्राफी में नाम लिखा जाता था। तो अब समस्या ये थी कि जो फैंटम का स्ट्रिप थी, ये एक संडे फॉर्मेट स्ट्रिप में हुआ करती थी, जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहती थी। अब क्या था कि इसको कट करके एक कॉमिक पेज के रूप में लाना, ये एक अलग ही काम था। और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए शुरुआती दिनों में ये काम किया था हुसैन ज़ामिन जी ने। जब मेरी हुसैन ज़ामिन जी से मुलाकात हुई दिल्ली में, नोएडा में, तब मैंने जाना कि किस तरह से उन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जो संडे कॉमिक स्ट्रिप हुआ करती थी उसको कट करके और उसको एक कॉमिक पेज के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से सेट किया करते थे। लाइक जो आज की कॉमिक्स लगभग ऐसे ही आज भी आती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से वो एक पैनल को सेट किया करते थे। और अगर आपको मैं बता दूं कि आपने अगर कोई फैंटम की कॉमिक्स पढ़ी हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही पैनल बिना किसी मतलब ख़ास मकसद के दो दो बार रिपीट होता था, या फिर अक्सर बीच में एक पैनल आ जाता था जिसमें ख़ास था चलता फिरता प्रेत नाम से। और मेरा भी मन करता था कि मैं भी कॉमिक आर्टिस्ट बनूं। तो फैंटम की कॉमिक आती थी उस टाइम। मैंने देखा कि मेरा मन करता है मैं भी फैंटम की कॉमिक बनाऊं। और मैं फैंटम कॉमिक बना के मनमाड से जाता था बम्बई लेकर, टाइम्स ऑफ इंडिया में। हम इस तरह 80 सीखी थे, तो उनको मैं देता है, देखिए ये मेरी कॉमिक मैंने बनाई है और इसे आप अपने इंतजार कॉमिक्स में प्रकाशित कीजिए। तो वो हंसते थे, बोलते थे ये कॉपीराइट कैरेक्टर है, आप इसको नहीं बना सकते हो। तो मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैं सोचता क्या करूँ, बोले ऐसे करो, बोले आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हम जो स्क्रिप्ट होती है उनकी, मैट्रिक की, फैंटम की, वो आपको देंगे, उसको आप कट पेस्ट करना। और जैसे उसकी ऐसी ऐसी पट्टी होती थी, उसको ऐसे बेचना चाहिए था। तो काट के जहाँ खाली खाली जगह है उसको आप फिलअप करना, तो आपको थोड़ी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं बड़ा खुश हो गया था। फिर मैंने वहाँ शुरू किया उसका काम। तो इस पैनल के रिपीट होने की वजह क्या थी, शायद आप आज समझ गए होंगे। उस ज़माने में हम बच्चे थे, इतना नहीं समझ में आता था। तो इस पैनल के रिपीट होने की वजह यही हुआ करती थी कि
कि कॉमिक फॉर्मेट में सेट करते हुए कई बार पैनल को या तो कट करना पड़ता था या फिर उसको बढ़ाना पड़ता था या फिर हल्का सा बहुत मामूली सा उसको आर्टिस्टिक टच भी देना पड़ जाता था, इतना मामूली कि पकड़ में ना आए। तो इस तरह से कई बार पैनल को इस तरह से सेट किया जाता था और एक ख़ास रबर गोंद के ज़रिए इसको एक पेज दर पेज चिपकाया जाता था, एक कार्टून स्ट्रिप के जो पैनल हैं उसको कट करके। तो इस तरह से इंद्रजाल कॉमिक्स के लिए जामिन जी जो थे वो एक एक स्ट्रिप को चिपकाया करते थे। बाद में जामिन जी ने बहुत सारा काम किया, नन्हा जासूस, बबलू, सिकंदर और शक्तिमान, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब जामिन जी के सेशन पे किसी एपिसोड में बात करेंगे। तो मार्च 1964 को प्रकाशित हुई 32 पेज की इस कॉमिक्स का कीमत थी 60 नए पैसे। 60 नए पैसे इसलिए क्योंकि उस ज़माने में एक डेसिमल सिस्टम लागू हुआ था और ये फिर जो आना पाई रत्ती का जो हिसाब था इसको हटाकर एक डेसिमल सिस्टम लागू किया गया था। तो उस दौरान आप जो भी पत्रिकाएं या कहीं पर भी अगर प्रिंट किए हुए मूल्य देखते हैं तो उस पर आगे नए पैसे लिखा हुआ देखते होंगे। तो इस तरह से इसका मूल्य था 60 नए पैसे। हाँ, अब मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद रोचक है कि आपको शायद ही इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि फैंटम भारतीय परिवेश के आसपास का ही कैरेक्टर है। इसको जो है लीफॉक ने भारतीय परिवेश के आसपास रखकर ही गढ़ा था और इसमें हुआ ये कि बेहद स्मार्टनेस के साथ फैंटम को भारतीय परिवेश से हटाकर एक काल्पनिक दुनिया का दिखाया गया। और इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, लेकिन सबसे जो अहम कारण मुझे ऐसा लगता है वो यही था कि किसी भी तरह से भारतीय पाठकों की भावनाएं आहत ना हों, इसलिए फैंटम को भारतीय परिवेश से हटाकर एक काल्पनिक जगह पर दिखा दिया गया। अब इसको भारतीय परिवेश से हटाकर जब किसी एक काल्पनिक जगह के लिए दिखाया गया तो बंगाल की खाड़ी बन गई, जिसको बंगाला भी लिखा गया है। आप ओरिजिनल संडे स्ट्रिप देखेंगे तो वहाँ पर बंगाला ही मिलेगा। बंगाल की खाड़ी बन गई डेंकाली, बंगाल की खाड़ी बन गई डेंकाली और सिंह ब्रदरहुड जो था जिसने फैंटम के पिता की हत्या करी थी जहाज़ को लूटते समय, वो बन गया सिम्हा। Who might you be? He is the great Kabai Singh, leader of the Singh Brotherhood. Direct descendant of the evil Kabai Singh. First leader of the Singh Brotherhood. इसी तरह से इंडिया का नाम बदल के जीनिया कर दिया गया। और अगर आप फैंटम स्ट्रिप देखेंगे और फैंटम की कॉमिक्स देखेंगे तो ये सारे बेहद रोचक तथ्य आपके सामने नज़र आएंगे। और जब मैंने कॉमिक्स को और संडे स्ट्रिप को आपस में मिलाया तो मैंने देखा सिर्फ नाम ही नहीं बदले गए हैं, यहाँ तो बहुत कुछ बदला गया है। एक तरह से कहानी में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि फैंटम की जो हत्या है, जो दस्यु सरगना था, रामा नाम का एक हत्यारा है जो कि भारतीय ही दस्यु सरगना दिखाया गया था, रामा कर देता है। लेकिन कॉमिक्स में, इंद्रजाल कॉमिक्स, उसका नाम बदल के भीमा कर दिया गया। हालांकि भीमा और रामा दोनों इंडियन नाम ही हैं। अब जैसे कि आप इस पैनल को ही देख लीजिए, जहाँ पे सुल्तान के इंडिया जाने की बात हो रही है, लेकिन इंडिया को कर दिया गया है जीनिया। और इसी तरह से इस कॉमिक्स में कुबला खान जो एक कैरेक्टर है, कुबला खान का पूरी तरह से नाम ही गायब कर दिया गया है। कुबला खान जैसा कोई नाम ही नहीं है। और इस पैनल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो दाई है, एक नौकरानी जो है, मेड है, उसका नाम अरुणा से बदल कर रूना कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव किए गए क्योंकि कॉमिक्स को इंडिया में लॉन्च किया जाना था, तो शायद ये बदलाव तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव किए गए। और जो कि उस समय के हिसाब से शायद टाइम्स ऑफ इंडिया के पैनल ने, उसके जो मैनेजमेंट ने ज़रूरी समझे होंगे, और बहुत सारे नाम बदले गए, जगहों के नाम भी बदल दिए गए, जो कि आज हमें सामने नज़र आता है। तो इस तरह से भारत में पहली कॉमिक स्ट्रिप, भारत की पहली कॉमिक्स इंद्रजाल कॉमिक्स के माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़रिए 1964 में द फैंटम बेल्ट के नाम से प्रकाशित हुई थी। और इसको
भारत की पहली कॉमिक्स माना जाता है। तो ये थी फ़िलहाल भारत में पहली कॉमिक्स प्रकाशित होने की कहानी। अब आपको आगे बताते चलें कि जिस तरह से फैंटम ने भारतीय बाज़ार में आकर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे और फैंटम ने एक तरह से सभी के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स ने मार्केट में आते ही अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और इंद्रजाल कॉमिक्स की जो पहली कॉमिक थी द फैंटम बेल्ट मार्केट में एक तरह से हॉट केक की जैसे बिकना शुरू हुई और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि बाद में इंद्रजाल कॉमिक्स को अलग अलग और भी भाषाओं में, जैसे कि इंग्लिश के अलावा इसको हिंदी में भी निकाला गया और हिंदी में इस कॉमिक्स का नाम था बेताल की मेखला। इसके अलावा बांग्ला में भी ये प्रकाशित होती थी और इसके बाद अरबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती सहित कम से कम ये 9 भाषाओं में इंद्रजाल कॉमिक्स प्रकाशित हुआ करती थी। अब उस दौरान फैंटम की लोकप्रियता का ये आलम था कि शम्मी कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म बंडलबाज में राजेश खन्ना ने एक छोटा सा फैंटम की भूमिका की है, जो कि कुछ इस तरह से है। फैंटम आ रहा है पीछे। फैंटम बस। और साथ ही साथ इस फिल्म में इंद्रजाल कॉमिक्स की राजेश खन्ना ने जमकर ऐड भी की है। आप देख रहे हैं राजेश खन्ना का ये फ़ोटो, जिसमें राजेश खन्ना ने एक कॉमिक्स को थामा हुआ है, जो कि ये है वो। हालांकि ये उसका हिंदी वर्ज़न है, लेकिन ये है वो कॉमिक्स जो राजेश खन्ना ने अपने हाथ में थामी हुई है, इंद्रजाल की नरेशों की रहस्यमय गुफा। तो इस तरह से ये थी भारत में पहली कॉमिक्स की शुरुआत। से हम और भी एपिसोड आपके साथ लेकर आते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते हम एक नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हों। तो दोस्तों, ये था भारत में पहली कॉमिक्स की शुरुआत की कहानी। अब आगे हम देखेंगे भारत के पहले सुपर हीरो की कहानी। हुआ यूँ कि इंद्रजाल कॉमिक्स में जब फैंटम प्रकाशित हो रहा था, तो लेकिन जिस तरह से फैंटम की बिक्री हो रही थी, उसी तरह से फैंटम के जो लिए हुए कॉपीराइट थे, जो लाइसेंस थे, वो भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। अब समस्या ये आ गई थी कि अगर फैंटम ख़त्म हो चुका है उसके लाइसेंस, तो फैंटम के बाद क्या। ऐसा में एक भारतीय कैरेक्टर ने अपने डबल बैरल बंदूक के साथ इन भारतीय कॉमिक्स के बीच में कदम रखा और इंद्रजाल के जो फैंटम था उसको अपनी डबल बैरल बंदूक से ज़बरदस्त टक्कर दी। अब ये कैरेक्टर क्या था, कौन था, किसने बनाया था, कब बनाया था, इसका नाम क्या था, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, इस सब चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय बाय। और एक बार फिर वही कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचती रहे। इसके अलावा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में और जो भी कॉमिक्स लवर हैं उनके बीच में शेयर करें।